हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए और इस नियम का निगमन कीजिए। ओम ने क्या किया कि कई सारे चालकों को लिया और उन चालकों के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया। ये सब कब की बात है, उनका समय क्या कब का है, 1787 से 1854 का उनका समय है। और इस बीच लगभग 1828 की बात है। 1828 में चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करके उसमें बहने वाली धारा का उन्होंने अध्ययन किया कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और विद्युत धारा में क्या रिलेशन होता है। इस तरीके से उन्होंने एक चालक लिया और इस चालक के सिरों पर बैटरी के द्वारा विभवांतर आरोपित किया है। ऐसे इस चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करके इसमें बहने वाली धारा और इस बैटरी के द्वारा इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के मध्य उन्होंने एक संबंध स्थापित किया और उन्होंने देखा कि दोनों में किस तरीके का रिलेशन होता है, अनुक्रमानुपाती रिलेशन होता है, उन्होंने देखा। तो इसके आधार पे उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था यानी कि उनके ताप दाब में परिवर्तन न हो, उसमें विकृति न उत्पन्न हो, तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी चालक के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करने पर उसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो तो इस नियम के अनुसार V अनुक्रमानुपाते आई या V इक्वल टू आर आई, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चूँकि ये नियम सरल है, हम छोटी कक्षाओं में इसको पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 में ओम का नियम हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, V अनुक्रमानुपाते आई। अब इस नियम की सीमाएं क्या है? पहली सीमा क्या है कि चालक का ताप नियत हो, है ना। ऐसा नहीं कि प्रयोग करने के दौरान चालक के ताप में परिवर्तन हो सकता है कि इस रिजल्ट को हम न प्राप्त कर सकें। दूसरी सीमा क्या है? चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो। ये दो सीमाएं हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है जिसको हमने नहीं पढ़ा है वो है ओम के नियम का निगमन। ओम का नियम यानी कि V इक्वल टू आर आई या R इक्वल टू V अपान आई, इसी को हम प्रूफ करेंगे कि ये फार्मूला, ये रिलेशन जो है अन्य किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फिगर बना दिया है। अब इसकी मैथमेटिक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या लिया? एक चालक लिया जिसकी लंबाई स्मॉल l है, एक चालक A ले लिया जिसकी लंबाई स्मॉल l और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? कैपिटल A हो गया। इसके सिरों पर कितना भी विभवांतर आरोपित किए हैं? कैपिटल भी विभवांतर आरोपित किए हैं, जिससे उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम लिखना शुरू करते हैं कि माना किसी चालक की लंबाई, किसी चालक की लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा, अब हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो तथा प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तीन राशियों का निर्धारण कर लिए। माना किसी चालक की लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? स्मॉल n हो गई। अब उसके सिरों पर कितना विभवांतर आरोपित किया गया है? कैपिटल V विभवांतर आरोपित किया गया है। तो इसको हम लिखते हैं कि अगर V विभवांतर आरोपित करने पर लिखते हैं यदि चालक के सिरों पर
कैपिटल भी विभवांतर आरोपित करने पर उसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है तथा उसमें स्थापित विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई हो तो अगर विद्युत क्षेत्र ई है तो ई की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू V अपान L के, विभवांतर अपान लंबाई के हो गया। विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया? V अपान L। इसको पहला इक्वेशन दे दिए, इतना विद्युत क्षेत्र उसमें स्थापित होगा। अब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो तो अनुगमन वेग हम पहले से ही जान चुके हैं। अगर अनुगमन वेग Vd हो तो चालक में बहने वाली धारा, धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है? I इक्वल टू एन ई ए और वी डी, NEA VD के। किंतु जो यहाँ पे अनुगमन वेग Vd है उसका मान पहले से ही कैलकुलेट किया गया है। इसका मान होता है स्मॉल e कैपिटल E, इसको टाउ बोलते हैं, अपॉन m के, जहाँ E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, कैपिटल E क्या है? विद्युत क्षेत्र, टाउ क्या है? श्रांतिकाल। श्रांतिकाल किसे कहते हैं? कि किसी भी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित रूप से गति करने लगते हैं और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में वो एक नियत औसत वेग प्राप्त कर लेते हैं। तो जब वो अनियमित गति करते हैं तो लगातार अपने धन आयनों से टकराते रहते हैं। अनियमित गति के दौरान लगातार अपने धन आयनों से क्या होते रहते हैं? टकराते रहते हैं। तो किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा हुआ समय श्रांति कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा चालक के अंदर किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा हुआ समय श्रांति काल कहलाता है और श्रांति काल को हम टाउ से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे टाउ क्या हो गया? श्रांति काल हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में E की वैल्यू कितना है? V अपान L। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं E और V टाउ, EV टाउ अपान ML के। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है, अनुगमन वेग होता है Vd, उसकी वैल्यू कितनी होती है? EV टाउ अपान ML के। अब इसकी सहायता से हम अगर L की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? देखते हैं। या स्मॉल l इक्वल टू किसके हो गया? तो Vd को नीचे ले आ देते हैं, NEA I की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, I की वैल्यू। इस Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I इक्वल टू हो जाएगा NEA और Vd के स्थान पे क्या रखते हैं? EV टाउ अपॉन ML के। इसकी सहायता से हम किसका मान निकालेंगे? V अपान I का। तो I को V के नीचे कर देंगे तो ML ऊपर चला गया, या V अपान
आई इक्वल टू हो गया एम एल एन ई स्क्वायर टाउ, ये कर लेते हैं टाउ, भी अपॉन आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ की। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यदि चालक का ताप नियत हो तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ ई का मान नियत होता है जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, या ऐसा कर सकते हैं नियतांक होता है जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जी, इसलिए कैपिटल आर इक्वल टू किसके हो गया, जब भी अपॉन आई यहाँ पे है, भी अपॉन आई बराबर आर, ये हो गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये इक्वल टू किसकी हो गया, भी अपॉन आई के। या ऐसा भी करते हैं, आर की वैल्यू ये कांस्टेंट हो गया, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 2 और 3 की तुलना कर देते हैं समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से, और जब 2 व 3 की तुलना करेंगे तो अपने को मिलेगा एक रिलेशन भी अपॉन आई इक्वल टू आर के। ये या भी इक्वल टू आर आई, और यही ओम का नियम है। यही ओम का नियम है। तो चलिए, आज हमने पढ़ा ओम का नियम क्या है, ओम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, और ओम के नियम का निगमन कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम अपना अगला क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।